चचेरी बहनें टेरेसा और जेसिका तथा जेसिका का प्रेमी कैलेब झील के किनारे एक केबिन में छुट्टियां मना रहे हैं जब एक बीमार जेसिका टेरेसा की खोपड़ी उतार देती है और कैलेब का सिर धड़ से अलग कर देती है, फिर झील के ऊपर उड़ जाती है। एक दिन पहले यह जानकर परेशान कि वह गर्भवती है, गिटार तकनीशियन बेथ अपनी बहन एली से मिलने जाती है जो एक टैटू कलाकार है और किशोरों डैनी और ब्रिजेट तथा बच्ची कैसी की एकल माँ है मोंडे अपार्टमेंट में उनके घर, जो एक निंदनीय लॉस एंजल्स अपार्टमेंट परिसर है। जब बच्चे बेसमेंट पार्किंग में होते हैं तो इमारत भूकंप से हिल जाती है और एक गुप्त कक्ष का पता चलता है। डैनी इसकी जांच करता है, धार्मिक कलाकृतियां, 1923 के 3 फोनोग्राफ रिकॉर्ड और एक अजीब किताब खोजता है जिसे वह अपने कमरे में ले जाता है, यह सोचकर कि वह इसे बेच सकता है और पैसे का उपयोग एली की मदद के लिए कर सकता है। प्रारंभिक रिकॉर्ड में एक पुजारी द्वारा पुस्तक पर शोध करने के अस्वीकृत प्रयासों का विवरण है जो नेचुरम डेमोटो के 3 खंडों में से एक होने का खुलासा करता है। बाद के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पुजारी ने गुप्त रूप से अपना शोध जारी रखा और एक मंत्र का पाठ किया जो डेडाइट्स नामक राक्षसी संस्थाओं को बुलाता है। इमारत की बिजली चली जाती है और एली पर एक अदृश्य शक्ति का कब्जा हो जाता है। वह बेहोशी की हालत में अपार्टमेंट में लौटती है, अपने परिवार को धमकाती है और बेथ से अपने बच्चों की रक्षा करने की विनती करने के बाद मर जाती है। एली के पड़ोसी उसे उसके बेडरूम में सुलाने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मदद करते हैं। वे पाते हैं कि सीढ़ी ढह गई है, लिफ्ट क्षतिग्रस्त हो गई है और वे आग से बचने के लिए निकलने में असमर्थ हैं। इससे पहले कि एली फिर से जीवित हो जाए और परिवार पर हमला कर दे, बेथ और ब्रिजेट को घायल कर दे। पड़ोसियों का पीछा करने और उनका नरसंहार करने के बाद बेथ और बच्चे एली को अपार्टमेंट के बाहर बंद कर देते हैं। डैनी बेथ से नेचुरम डेमोटो को वापस पाने के बारे में कबूल करता है और एली उस पर हमला करने से पहले कासी को धोखा देकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। जबकि डैनी और बेथ कासी को बचाने और एली को बाहर बंद करने में व्यस्त हैं, ब्रिजेट अपने घाव से ग्रसित हो जाती है। ब्रिजेट बेथ पर हमला करती है और फिर डैनी और कैसी पर हमला करती है, जो अनजाने में टूटे हुए झाड़ू के हैंडल से उसके सिर पर वार कर देते हैं। डेडिट्स को भगाने का तरीका समझने के लिए बेथ तीसरा रिकॉर्ड सुनती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुजारी विफल हो गया है और उसके सभी सहयोगी प्रेत बाधित हैं। केवल मेजबान के पूर्ण विनाश से ही डेडिट्स रुक सकते हैं। ब्रिजेट पुनर्जीवित होती है और डैनी को घातक रूप से चाकू मारती है, जो ब्रिजेट को आग लगा देता है और मरने से पहले एली के वेंट का उपयोग करके अपार्टमेंट में घुसपैठ करने पर मर जाता है। बेथ के गर्भवती होने का एहसास होने पर एली उसके गर्भ से भ्रूण को निकालने का प्रयास करती है, लेकिन बेथ और कैसी उसे कैंची से अक्षम करने में सक्षम हैं। एली भावनात्मक रूप से कैसी को प्रभावित करने में विफल रहती है, जो इस तथ्य को स्वीकार करती है कि उसकी मां चली गई है। डैनी और पड़ोसियों के शरीर प्रेतबाधित हैं, जिसके कारण बेथ और कैसी क्षतिग्रस्त लिफ्ट में शरण लेते हैं। एली, ब्रिजेट, डैनी और इमारत में मौजूद सभी अन्य मरे हुए लोग एक बहुहात वाले प्राणी में विलीन हो जाते हैं जिसे मारोडर 6 के नाम से जाना जाता है और लिफ्ट के ऊपर चढ़कर जोड़े पर हमला करते हैं क्योंकि लिफ्ट खून से भर जाती है। संयुक्त वजन लिफ्ट को भूतल पर गिरा देता है, जिससे बेथ और कैसी पार्किंग स्थल में भाग जाती हैं। मारोडर कैसी को पकड़ लेता है और चेनसो से उसका सिर काटने का प्रयास करता है, लेकिन बेथ वापस लौटती है और उसका ध्यान भटका देती है और वह और कैसी लकड़ी के टुकड़े करने वाले उपकरण में मारोडर के शरीर को जबरन डालकर नष्ट कर देती हैं। एली का कटा हुआ सिर बेथ को यह कहते हुए ताना मारता है कि वह एक मां के रूप में असफल होगी, जिससे वह एली के सिर को टुकड़े करने वाले उपकरण में लात मारने के लिए प्रेरित होती है। बेथ और कैसी एक साथ इमारत से भाग जाती हैं। अगली सुबह जेसिका अपनी छुट्टी मनाने के लिए पार्किंग स्थल पर जाती है, जहां उस पर एक अदृश्य शक्ति द्वारा हमला किया जाता है। 2023 ईविल डेड के प्रशंसक होने के लिए एक अच्छा साल था, क्योंकि अप्रैल में रिलीज होने पर ली क्रोनिन की इस प्रिय हॉरर फ्रेंचाइजी ने धूम मचा दी थी। अब जबकि ईविल डेड राइज प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है, तो आप अपने घर के आराम से, अगर आप हिम्मत रखते हैं, प्रशंसकों के लिए क्रोनिन द्वारा तैयार किए गए भयानक तमाशे को देख सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि अजीबोगरीब लड़ाई के दृश्य वापस आ गए हैं, दीवारों से खून के गैलन टपक रहे हैं
और एलिसा सदरलैंड की डेडाइट मॉमी एक निर्दयी खलनायिका है जो इस बात को रेखांकित करती है कि कैंडेरियन दानव कितना क्रूर हो सकता है। फिर भी क्रोनिन ने नेक्रोनोमिकॉन द बुक ऑफ द डेड द्वारा लक्षित पात्रों की एक पूरी नई कास्ट के साथ फ्रेंचाइज में कई नए तत्व लाए हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजी ने आखिरकार एले आवासीय भवन में एक राक्षसीग्रस्त मरे हुए आक्रमण का अनुसरण करके जंगल में केबिन से बाहर कदम रखा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इविल डेड राइज एक ठोस हॉरर फिल्म है जो निश्चित रूप से इस शैली के प्रशंसकों को प्रसन्न करेगी। हालांकि कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि क्रेडिट रोल होने तक इविल डेड राइज बड़ी फ्रेंचाइज से कैसे जुड़ता है, और उस निराशाजन अंत की बात भी है जो साबित करता है कि बुराई को हराया नहीं जा सकता। तो अपना चेनसॉ और बूमस्टिक ले लो, हमारे पास एक ऐसा अंत है जिसे तोड़ना है। इविल डेड राइज किस बारे में है? इविल डेड राइज की कहानी एले की एक खस्ताहाल आवासीय इमारत में घटती है जहां टैटू कलाकार एली सदरलैंड अपने 3 बच्चों डैनी, मॉर्गन डेविस, ब्रिजेट, गैब्रियल इकोल्स और कैसी, नेल फिशर के साथ रहती है। इविल डेड राइज की शाम को एली की बहन बेथ, लिली सुलिवन, परिवार से अचानक मिलने आती है। बेथ एक बड़े रॉक बैंड के लिए गिटार तकनीशियन के रूप में काम करती है, जिसके कारण उसे बहुत यात्रा करनी पड़ती है। हालांकि जब बेथ को पता चलता है कि वह गर्भवती है तो वह अपनी बहन से यह तय करने में मदद मांगती है कि वह बच्चे को रखेगी या नहीं। जैसे ही बेथ एली के घर पहुंचती है उसे पता चलता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। परिवार को हाल ही में पिता जे ने छोड़ दिया है और चूंकि इमारत को नकार दिया गया है इसलिए एली के पास रहने के लिए एक नया स्थान खोजने के लिए केवल 1 महीना है। एली अपने बच्चों को पिज्जा लाने के लिए बाहर भेजती है जबकि वह बेथ के साथ वयस्कों वाली बातचीत करती है। हैरानी की बात है कि जब वे गैरेज में वापस आते हैं तो भूकंप इमारत को हिला देता है जिससे जमीन में एक बड़ी दरार खुल जाती है। एली की इमारत एक बंद पड़े बैंक के ऊपर बनाई गई थी और जब जमीन में छेद दिखाई देता है तो बच्चे एक प्राचीन तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। डैनी तिजोरी की खोज करने का फैसला करता है और उन्हें लगता है कि एक मूल्यवान पुस्तक है जिसके साथ कुछ अजीब विनाइल डिस्क हैं। चूंकि उन्हें पता है कि उनकी मां पैसे की कमी से जूझ रही है इसलिए डैनी सब कुछ वापस अपार्टमेंट में ले जाता है, उम्मीद करता है कि ये कलाकृतियां ऊंची कीमत पर बेची जा सकती हैं। दुर्भाग्य से विनाइल डिस्क सुनते समय डैनी अनजाने में कैंडेरियन दानव को छोड़ देता है जो एली के शरीर पर दावा करता है और उसे एक निर्दयी हत्या मशीन में बदल देता है। एली इविल डेड राइज की मुख्य डेडाइट बन जाती है। जबकि इविल डेड राइज जंगल में एक केबिन में नहीं होती है, क्रोनिन ने कार्रवाई को एक क्लॉस्ट्रोफोबिक स्थान तक सीमित रखने का सही समाधान पाया। चूंकि एली की इमारत टुकड़े टुकड़े हो रही है इसलिए इसके ज्यादातर निवासी पहले ही जा चुके हैं, जिससे परिवार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा भूकंप ने इमारत की सीढ़ियों को तोड़ दिया और चूंकि नेक्रोनोमिकॉन एली को लिफ्ट के अंदर मार देता है इसलिए मशीन आंशिक रूप से नष्ट हो जाती है और खतरनाक तरीके से एक धागे से लटक जाती है। नतीजतन बाहर निकलने का एकमात्र तरीका आपातकालीन सीढ़ियों तक पहुंचना है जो केवल अपार्टमेंट 82 के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अपार्टमेंट खाली है जिससे 13वीं मंजिल पर रहने वाले पड़ोसियों को मोटे दरवाजे को तोड़ने के लिए काम करना पड़ता है। ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में परिवार को अपने अपार्टमेंट में बंद करके मम्मी डेडाइट के लिए बचे हुए लोगों को परेशान करना आसान हो जाता है। इविल डेड राइज का लगभग पूरा रनटाइम इस डेडाइट हमले को समर्पित है क्योंकि एली धीरे धीरे अपने पड़ोसियों को मारती है और डेडाइट भ्रष्टाचार फैलाती है। इस बीच बेथ अपने भतीजों की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करती है। हालांकि बेथ के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि एली के बच्चे भी एक एक करके डेडाइट में बदल जाते हैं। फिल्म के अंत तक एली, ब्रिजेट और डैनी खतरनाक डेडाइट बन जाते हैं जो बेथ और कैसी की आत्माओं को निगलने की कोशिश करते हैं। बेथ अपनी सबसे छोटी भतीजी की रक्षा करने और लिफ्ट का उपयोग करने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने का फैसला करती है। मम्मी डेडाइट के पास भी कुछ तरकीबें हैं और बेथ द्वारा उड़ाए गए हाथ और पैर की भरपाई करने के लिए एली ने ब्रिजेट और डैनी के साथ अपने शरीर को जोड़ दिया
जिससे बुराई और अतिरिक्त अंगों का एक विशाल समूह बन गया। अल्टीमेट डेडाइट और बेथ के बीच अंतिम द्वंद्व गैरेज में होता है। पहले तो बेथ को लगता है कि वह बच सकती है, लेकिन एक बार जब अल्टीमेट डेडाइट कैसी को पकड़ लेता है और लड़की को वापस इमारत में खींच लेता है, तो बेथ अपनी भतीजी को बचाने के लिए वापस आती है। डेडाइट चेनसो से कैसी का सिर काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ आखिरी समय पर उसे रोकने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद डेडाइट अपना ध्यान बेथ पर केंद्रित करता है, जो एक निर्माण वाहन से जुड़े एक विशाल क्रशर से महिला को पीसने की कोशिश करता है। उसके बाद मशीन को बंद करके कैसी के लिए बेथ को बचाने का समय आ गया है। अराजकता के बीच बेथ चेनसो को पकड़ती है, कैसी को ग्राइंडर को फिर से चालू करने का आदेश देती है और डेडाइट को तब तक काटती है जब तक कि मांस का हर टुकड़ा नष्ट न हो जाए। गैरेज का फर्श खून और कुचली हुई अंतड़ियों से ढका हुआ है, लेकिन बेथ और कैसी विजयी होती हैं। बेथ ने अपने बच्चे को रखने का फैसला किया है और जानती है कि उसे अब कैसी की देखभाल करनी है। उन्हें यकीन नहीं है कि दुह स्वप्न खत्म हो गया है, इसलिए बेथ चेनसो को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। यह अपने आप में एक सुखद अंत नहीं है, लेकिन बेथ और कैसी रात की भयावहता से बचने में कामयाब हो जाती हैं। दुर्भाग्य से डेडाइट का खतरा अभी भी मौजूद है। अंत जंगल में केबिन के दृश्य से कैसे जुड़ता है। ईविल डेड राइज जंगल में एक केबिन के दृश्य से शुरू होता है। इस केबिन में टेरेसा मीराबाई पीज नाम की एक युवती अपनी बीमार दोस्त जेसिका अन्ना मैरी थॉमस की देखभाल करती है, जबकि जेसिका के बदमाश बॉयफ्रेंड कैलेब रिचर्ड क्राउचली से परेशान न होने की कोशिश करती है। इस छोटे से शुरुआती दृश्य में जेसिका एक डेडाइट में बदल जाती है, टेरेसा की खोपड़ी को चीर देती है और कैलेब को एक झील में मार देती है। जेसिका एक भयानक दृश्य में पानी के ऊपर तैरती भी है, जो रेखांकित करती है कि डेडाइट वास्तव में कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ईविल डेड राइज के अंत तक हम नहीं जानते कि यह शुरुआती दृश्य बेथ और एली के पारिवारिक झगड़े से कैसे जुड़ता है, लेकिन क्रेडिट रोल से पहले सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जेसिका भी एली के साथ एक ही इमारत में रहती थी, लेकिन चूंकि जेसिका 5वीं मंजिल पर रहती थी, इसलिए उसने डेडाइट हमले के कारण होने वाली सारी हलचल नहीं सुनी। इसलिए सुबह में वह अपने दोस्तों के साथ सप्ताहांत की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई। दुर्भाग्य से कंडेरियन दानव को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो जेसिका को अपना नया शिकार बनाता है। संक्षेप में, चूंकि मृतकों की पुस्तक अभी भी खुली है और किसी ने इसे फिर से बंद करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान नहीं किए हैं, इसलिए डेडाइट्स हर जगह फैलते रहेंगे, एक भयानक विचार जो फिर भी एक शानदार सीक्वल बन सकता है।